इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो फॉर्मूले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ साथ में। अब आगे क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हमें सर्किट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ओपन सर्किट किसे कहते हैं, क्लोज सर्किट किसे कहते हैं। ओपन भी देख पा रहे हो, ओपन सर्किट इसे जो डायग्राम देख रहे हो आप, इसे ओपन सर्किट कहते हैं। और क्लोज सर्किट होता है वो ये होता है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में नहीं करता। ओपन में कैसा होता है, स्विच ऑफ रहता है, और क्लोज में स्विच ऑन होता है। सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। सर्किट इसके अंदर क्या क्या होते हैं आपको बल्ब देख रहे हो, उसमें आप स्विच देख रहे हो, की जिसे हम कहते हैं। स्विचिंग डिवाइसेस के इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक वायर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कह सकते हैं। एक सेल होती है इसके अंदर जिसे हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं। ये सारी कैसे होते हैं, वायर से कनेक्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, एक दो टंकी है, एक टंकी में पानी कम है, एक टंकी में पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली जिसमें ज़्यादा पानी है उसको बोलेंगे पोटेंशियल इस टंकी में ज़्यादा है, और जिसमें कम है, जिस टंकी के अंदर कम पानी है उसको बोलेंगे इसमें पोटेंशियल कम है। तो हमेशा पानी कहाँ से, एक जिसमें ज़्यादा पानी है और उसमें जितना कम पानी है, उसके बीच में यदि दो टंकी के बीच में यदि हम बीच में पाइप लगा देते हैं तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा, किसकी तरफ फ्लो करेगा, कम वाले की तरफ फ्लो करेगा। तो इसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया आपको। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि एक के पास ज़्यादा चार्जेस है और एक के पास कम चार्ज है, तो करंट कहाँ से किसकी तरफ फ्लो करेगा, जिसके पास कम चार्जेस है। ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है करंट। मेटल क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर क्या होता है, प्लास्टिक्स हो गए। जो उनके ऊपर कवरिंग देखते हो आप, वायर देखते हो, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की रबड़ की कवरिंग होती है, तो वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और जो अंदर होता है वो मेटल का, वो होता है कंडक्टर। उसमें इलेक्ट्रॉन पास करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। फिर इसके बाद आपको देखोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्जेस। वी, इसको हम कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W क्या होता है, वर्क डन, और Q होता है चार्जेस, जिसको हम 1V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम से डिनोट करते हैं। करंट का और रेजिस्टेंस का एक ये रिलेशन होता है कि करंट जितना ज़्यादा होता है उतना कम रेजिस्टेंस होता है। वायर में हम कैसे पता करते हैं कि किस वायर का क्या रेजिस्टेंस है। कोई भी डिवाइस है वो ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जा रही है तो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो देख रहे हो, P जैसा बन रहा है, इसे रो बोलते हैं हम। फिर L अपॉन ए। L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। फिर उसके बाद हम समझ में आएगा कि भाई ओम्स लॉ समझ में आएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। एमीटर होता है, करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। एमीटर A से डिनोट करते हैं हम। फिर आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर होता है V से डिनोट करते हैं। वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को पता करने का काम होता है। वोल्टेज जो होती है ना, वोल्ट होती है जो, ये होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ये पैरेलल और सीरीज के बारे में। पैरेलल का डायग्राम होता है इस प्रकार से। पैरेलल किस तरीके से लगाते हैं हम, इस प्रकार से लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस है। जो R1 R2 दिख रहे हो, डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें जो R दिख रहे हैं आपको, ये जहाँ पर भी R दिख रहे हैं, तो ये R क्या रेजिस्टेंस है। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे हम जूल्स लॉ के बारे में कि जूल्स लॉ क्या होता है, H इक्वल टू VIT। मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब करंट, और T मतलब टाइम। हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ऐसे हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होती है, पावर की ऐसे यूनिट होती है वाट में। वोल्ट नहीं है, ये वाट है, WATT। वाट, वाट माने पावर की ऐसा यूनिट है। कि जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, मतलब VI से डिनोट करते हैं हम। किताब में पेज नंबर 200 पे है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, जिसके अंदर भाई आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, या फिर कह सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या और स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं। ये सब हम एक सब जब होते हैं हम बोल सकते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे उस चीज़ को इलेक्ट्रिक सर्किट है। वो पढ़ते हैं एक बार, समझते हैं यहाँ पर। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथवे इन विच करंट कैन फ्लो। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा दैट आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। क्वेश्चन नंबर 2 से यूनिट बतानी है करंट की।
SI यूनिट पूछ रहा है। करंट की एम्पियर होती है। ये एम्पियर आया कहाँ से, ये हमारा आता है फॉर्मूले से। हमें करंट का फॉर्मूला होता है चार्जेस अपॉन टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। आंसर देखेंगे इसका समझ में आएगा आपको। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज। 1 कूलम्ब क्या है, सी क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब मतलब होता है एक यूनिट होती है, ये अगेन SI यूनिट होती है हमारी चार्जेस की। जैसे सेकंड होता है टाइम की SI यूनिट होती है, ऐसे ही कूलम्ब होती है वो SI यूनिट होती है चार्जेस की। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, इट कॉल्ड 1 एम्पियर, दैट मीन्स करंट। और ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करके दिखाना है, जिसमें आपको क्या है, एक कूलम्ब दे रखा है चार्जेस के अंदर। अब याद रखना हमेशा जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस होते हैं। फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पर, पुट अप कर रखा है, और ये फॉर्मूला लगाकर आपको ये सॉल्यूशन कर दिया आपका यहाँ से। ये कैसे आया, ये सॉल्व कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। जब भी कोई भी चीज़ अपॉन की वैल्यू होती है तब ऊपर आती है तो प्लस में हो जाती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो यह प्लस में हो जाएगी। कैसे सॉल्व करना है इसे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, एक इसमें से कम हो जाएगा, 19 में से कम हो जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 18 -18 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगेन -18। अब 16 में से 100 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। और अगेन जब हमारे पास 10 -18 का होगा तो ऊपर जब लेके जाएंगे इसको तो हम किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। इधर आपको आंसर दे रखा है यहाँ पर। इन क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है आपसे कि आपको बताओ कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर जनरेट होता है। हमेशा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी के अंदर, ओके, पावर सप्लाई होती है, जहाँ से हमारे सेल होती है, बैटरी होती है या पावर सप्लाई होती है, वहाँ से हमेशा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी के अंदर होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वोल्टेज होती है, वो हमेशा हमारी किसके अंदर होती है, हमारी बैटरीज और सेल्स और पावर सप्लाई, जहाँ से भी बैटरी, जहाँ से जनरेटर होता है, जो जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है वहाँ से ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सेल होती है, बैटरी होती है, पावर सप्लाई होती है। हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है यदि हमारे पास 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट है। हम कहेंगे कि 1 वोल्टेज का मतलब होता है कि 1 वोल्टेज हमेशा काम आता है 1 जूल 1 वर्क डन। मतलब एक तरीके से फॉर्मूले से ये समझाना है हमें, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। अब पढ़ के देखते हैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्टेज। अब आगे समझते हैं इसको। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको समझा रखा है इस साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी आपको, एक कूलम्ब जो होता है, प्रत्येक कूलम्ब है, जो भी हम चार्जेस के बारे में बात करें, यदि वो 6 वोल्टेज बैटरी में से निकल रहे हैं, कितनी हमें वहाँ पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी एनर्जी देनी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहा है यहाँ पर। अगेन समझ में आ रहा है। वर्क डन मतलब वर्क डन कह लो, एनर्जी कह लो, एक ही बात है। हमें पता है कि वर्क डन बोल लो या एनर्जी कह लो, एक ही बात है। वर्क डन का मतलब एनर्जी होता है एक तरह से, क्योंकि वर्क डन का और एनर्जी का फॉर्मूला एक ही होता है। हमने पोटेंशियल, ये हमने 9th में पढ़ा था कि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है। हमने 9th में वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, फिर ये आपको इस तरीके से समझा रखा है। और ये यूनिट जरूरी याद रखना है कि वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो जूल्स होती है, और एनर्जी की भी SI यूनिट जूल ही होती है। वोल्ट होती है, वोल्ट कह लो, 6 वोल्ट की है, 6 वोल्टेज कह लो, वोल्ट कह लो, एक ही बात है। किसकी यूनिट SI यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और कूलम्ब किसकी SI यूनिट होती है, चार्ज की। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और जूल्स किसकी SI यूनिट होती है, वर्क डन की। SI यूनिट लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। कंडक्टर, कोई किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस का नाम किस किस तौर पर लिया जाता है। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है वायर के अंदर। क्यों, क्योंकि यदि ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा किसी भी वायर का तो वहाँ पर करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर जिस भी वायर का
जैसे भी जितना वायर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या वायर के नॉर्मली हम कहें कि वायर का रेजिस्टेंस, हर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, पर बात होती है किसका कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है। मान लो एक कोई भी वायर है, एक वायर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, खर्च होने वाली है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होने वाली है उसके ऊपर, उस इलेक्ट्रिसिटी उसमें। क्योंकि अब किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस, किन किन कारणों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सबसे पहले मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, एक वायर की मोटाई पर, लंबाई पर, कितना लंबा, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जो वायर है जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वायर अगर ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो रहा है, धूप के कारण गर्म हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है उसका। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पॉइंट्स बना के भी दे रखे हैं, आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे हो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ये चीज़ समझा रखी है, आपको समझा दिया। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटा तार है और एक पतला तार है। जितना मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है, जितना पतला होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और ये दोनों ही तार है, एक मोटा तार है, एक पतला तार है। ये एक सेम सोर्स से, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी डिवाइस से, सोर्स मतलब सेम सोर्स मतलब क्या होता है, सेम ही डिवाइस से कनेक्ट है। तो आपको बोल रहा है कि किसके अंदर ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो करेगा और क्यों करेगा तो क्यों करेगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सो thicker the wire, lower is the resistance of the wire and vice versa. Therefore current can flow more easily through a thick wire than a thin wire. ये क्या है, P जैसा, ये P होता है रो, इसको हम रो बोलते हैं। ये रो होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा। ये हर चीज़ की एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि एक रजिस्टिविटी कह सकते हैं हम इसे। क्या बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू, क्या मतलब रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हर चीज़ की फिक्स होती है। इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं यहाँ पर कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज़्यादा वायर होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी वायर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, और हीट और टेम्परेचर ये सब भी बढ़ने लगेंगे, बढ़ेंगे ये सब भी। फिर आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये वाली ये इस प्रकार से इक्वेशन बनती है L/A। इस प्रोपोर्शन के निशान को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट अप करनी पड़ती है। याद रखना हमेशा, इस प्रोपोर्शन के सिंबल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू पुट अप करनी है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यदि रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट समझते हैं, रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट मान के रखते हैं, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू है इसकी रेजिस्टेंस की, दो एंड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एंड से। तो ये बताना है इसमें, यदि हमारे पास जो करंट है वो हाफ कर दिया जाएगा, देन क्या होने वाला है, जो भी ओरिजिनल करंट निकल रहा है उसको यदि हम आधा कर देते हैं तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बिकॉज R को हमने कांस्टेंट कर दिया, मतलब R को हमने रिमूव कर दिया, हम R का कोई रोल ही नहीं है, अब कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसकी, R की फिक्स है अब, तो इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे अब I। मतलब कि हम R कब लगाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे और इक्वल लगाएंगे तब हम लगाएंगे R, तो हम क्या लिखेंगे IR या RI, सेम चीज़। पढ़ के देखते हैं, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ, व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट। क्वेश्चन समझ में आया आपको, आई होप। अब आंसर पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है, जिसमें R क्या, अब क्या होगा इसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे इफ द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा रिलेशन आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नाउ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, द करंट आल्सो बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्योर मेटल्स का क्यों कम होता है और जो एलॉय का वो रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये पूछ रहा है जो कोइल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर की कोइल्स होती है ना, इस तरीके से राउंड 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 बनी होती है इस प्रकार से, वो जो ग्लो करती है ना, जो हीट होती है, जो गर्म हो जाती है, जो कोइल्स गर्म हो जाती है, तो उनको बोल रहा है कि द कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय, दो या दो से अधिक मेटल जब मिलते हैं तो अलॉय बनाते हैं। तो अलॉय समझ में आया आपको, रेदर देन ए प्योर मेटल। प्योर मेटल की, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी जो प्योर मेटल की होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द अलॉय।
एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो जो गर्म होते हैं ना, हीटर होते हैं, हीट होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो हीट की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब हीट भी ज़्यादा होगा और वो टूटेगा भी नहीं। और प्योर मेटल क्या होगा, अगर जरा सा भी हीट होने के बाद तुरंत टूट जाएगा। तो रेजिस्टिविटी जो प्योर मेटल की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एन एलॉय। समझ में आया आपको? Quality education.